स्क्रीन विजिबल है आयुष? यस सर। ये दिख रही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हाँ सर। मुझे बताओ जीनोम क्या होता है? सर जीनोम मीन्स सर जीनोम मीन्स जो क्रोमोसोम का एक हाफ सेट होता है, जैसे गैमीट के अंदर, हम्म। उसका जितना भी टोटल जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज जीनोम। कोई डाउट? नो सर। तो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वन सेट। हाँ। ठीक। तो यस सर। जेनेटिक मटेरियल इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन के केस में हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। 23। तो 23 क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज नोन एज जीनोम। ठीक है। ओके सर। अब ऐसा हम एक सेल की बात कर रहे हैं या फिर पूरे ह्यूमन बॉडी की? सर पूरे ह्यूमन बॉडी की। नहीं, एक सेल की, क्योंकि हाँ। सारी सेल सेम होती है ना। हाँ सर। हम कहते हैं ना कि जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो चाहे हम हेयर की एज सैंपल लें, या ब्लड ले, या कोई स्किन ले, तो जेनेटिक मैपिंग सेम ही होगी, है ना। हाँ। तो जब जीनोम की बात करते हैं, एक सेल के अंदर अगर एक सेट है 23 क्रोमोसोम, वो टोटल मटेरियल को हम बोलते हैं जीनोम। अब ओके सर। नाम से पता चल रहा है कि हम ह्यूमन के जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं। करना क्यों चाहते हैं? सर ताकि हम स्टडी करके हम्म। पता लगा सके डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, कैसे क्योर करें जेनेटिक डिजीजेस। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब जैसे कोरोना का टाइम आया था, तो उस टाइम में हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू एक पूरा जेनेटिक बेस रेडी था। इसलिए वो कोरोना वायरस के साथ कंपेयर करना इजी हो गया था, हम्म। है ना। हाँ। अगर हमारे पास हमारी जेनेटिक मैपिंग रेडी है, पूरे जीनोम के बारे में फुल स्टडी हमें पता है, तो उसकी वजह से चीजें आसान हो जाएंगी स्टडी करना। और जितनी भी जेनेटिक डिजीज होती है या अदर डिजीज होती है, उनका बेसिक जीनोम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल में जाके ही काम करती है, दवाइयां भी, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे एक जो बेसिक चीज पढ़ी थी तुमने, कि डीएनए डिसाइड करता है कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन काम कैसे करेगी। हाँ सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। तो मुझे बताओ सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सर, सेंट्रल डोग्मा सर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे हम्म। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो सब। करेक्ट। तो कैसे डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस बात को एक्सप्लेन करता है सेंट्रल डोग्मा, है ना। यस अब सर। अगर हमें ये पता है कि हमारा डीएनए कैसा है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये भी तो समझ में आ जाएगा उस डीएनए की वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो कैसे काम करेगा, राइट। हाँ। और ट्रांसलेशन में हम यही तो पढ़ेंगे कि प्रोटीन हमें बनाना है, कैसे बनाए, हम्म। है ना। तो यस हम सर। बोल सकते हैं कि जेनेटिक जो मेकअप है, वो डीएनए का सीक्वेंस ही है जो हमें बताता है सारी चीजें। मेक सेंस?
जो भी यस हमारा सर। जेनेटिक मेकअप होता है, जीन कैसे काम करते हैं, वो कहाँ पे रखे हुए हैं? डीएनए के सीक्वेंस के अंदर। डीएनए के सीक्वेंस पे। इसका मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है तो उनका डीएनए भी अलग अलग होगा, राइट? यस सर। लेकिन क्या पूरा डीएनए अलग हो सकता है? सर नहीं, पूरा डीएनए नहीं, नहीं हो सकता। पूरा डीएनए नहीं हो सकता है 0.01, हो सकता है बस दो तीन पॉइंट में ही डिफरेंस हो, 99.99% चीजें सेम है ना। हाँ सर। तभी सोचो कि दो इंसान अलग तो दिखते हैं, लेकिन फिर भी 99.9% चीजें सेम ही है। हाथ भी उसी पोजीशन में लगे हुए हैं, पैर भी, आंखें भी ऐसे ही हैं, लगभग सारी चीजें मोर और लेस सेम है। हम्म। स्किन भी ऐसी है, तो लगभग सारी चीजें सेम है, एक्सेप्ट कि फेशियल लुक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है ना। हाँ सर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दो डीएनए डिफरेंट होंगे तो दो अलग ऑर्गेनिज्म बनेंगे, लेकिन डिफरेंस बहुत कम होगा। यस सर। अब इससे हमें समझ में आया कि दो लोगों का अगर सीक्वेंस डिफरेंट है, कुछ अलग है, वो अलग क्या है, और उसी के लिए हमने कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को जानने की ट्राई की। ठीक है। यस सर। अ- अब तुम ये पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं, चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक हाँ इंजीनियरिंग हाँ। की टेक्निक क्या होती सर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब है? सर एक एग्जांपल था कि सैल्मोनेला टाइफीमेरियम का प्लाज्मिड निकाल के हमने उसमें कुछ कोई भी रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट या फिर हाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को हमने बैक्टीरिया में डाला। तो हम्म। अ, ठीक है, आंसर मतलब ये सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब है इंजीनियरिंग करना, चेंज करना जीन के हाँ अंदर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, है ना। डेफिनेशन में यही दिया हुआ है। तो जब हाँ। प्रिंसिपल की बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो या तो डीएनए को थोड़ा बहुत ऑल्टर करते हैं या आरएनए को ऑल्टर करते हैं, है ना। यस सर। कैसे ऑल्टर करते हैं? पहले हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ऑर्गेनिज्म में से उसका न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस में से हम डीएनए को निकालते हैं, उसको प्योर करते हैं, प्योर करके उस डीएनए के टुकड़े बनाते हैं, किसकी हेल्प से? सर एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन वेरी गुड, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से। फिर जब वो टुकड़े बन जाते हैं, जो उन टुकड़ों को हम सेपरेट करते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, कौन सी टेक्निक होगी यस सर। सेपरेट करने के लिए सर डीएनए के सेगमेंट? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी गुड, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से हम सेपरेट कर देंगे और डिजायर डीएनए का सीक्वेंस हम ले लेंगे। यस अब सर। उसको सबसे पहले हम डालेंगे वेक्टर के अंदर, है ना। हाँ। वेक्टर का काम क्या होगा यहाँ पे? सर वेक्टर एक्चुअली हेल्प करेगा रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट करने की हेल्प करेगा। तो कौन कौन से वेक्टर होते हैं? सर बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। हाँ, ये दो सबसे पॉपुलर क्या बोलते हैं, वेक्टर है। वेक्टर। तो उसके उसके बाद जब हम दो डीएनए को, वेक्टर डीएनए को और हमारे डीएनए को ज्वाइन करेंगे तो कोई एंजाइम भी काम करेगा, तो कौन सा एंजाइम होगा? सर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। सॉरी सर, डीएनए लाइगेज काम करेगा एक्चुअली। लाइगेज ज्वाइन करेगा और मल्टीप्लाई करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में, है ना। हाँ। यस सर। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर सकते हैं अब, और वो पॉसिबल यस। हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से। यस सर। और उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं जो मतलब कई बार डिजायर्ड भी है। जैसे मान लो इंसुलिन के केस में हो रहा था, है ना, जीन थेरेपी में हो रहा हाँ था, सर। तो हार्मफुल पार्ट को हमने हटा दिया, हेल्थी पार्ट को लगा दिया।
तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि हम अब क्या कर पा रहे हैं, आइसोलेट कर पा रहे हैं और क्लोन कर पा रहे हैं किसी भी डीएनए पीस को, है ना। यस सर। क्लोन का मतलब क्या होता है? सर रेप्लिकेट करना, कॉपी बनाना। एग्जैक्टली, रेप्लिकेट करना, मल्टीपल कॉपी बनाना खुद की। और इस क्लोनिंग की वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से डीएनए के सीक्वेंस को बताना और भी इजी हो गया है। यस और सर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी हमें यही करना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ह्यूमन के जीन की स्टडी हो रही है ना, यस सर। डीएनए की स्टडी हो रही है, डीएनए के अंदर कौन कौन से सीक्वेंस है वो हम पता करना चाहते हैं। और ये डीएनए के सीक्वेंस सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ये काम करना क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। और ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1990। है ना। और 1990 में क्या हुआ था? सर याद नहीं है मुझे। जीन थेरेपी वो बच्चे की हुई थी, याद है? हाँ एडिनोसिन हाँ, डीएमिनेज। 4 ईयर के बच्चे में एडेनोसिन हाँ, डाइअमाइनेज। ना। तो हाँ। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है ना। यस सर। इम्यून सिस्टम हाँ, में प्रॉब्लम है। तो जब भी पढ़ोगे, यही पॉइंट मैं जब पढ़ा था तो यही बोलता था कि हमेशा लिंक करना है। जितना ज्यादा लिंक करोगे तो आसान रहेगा। अब दो चीजें याद होगी, जीन थेरेपी भी याद होगी और ये भी डेट याद होगी। यस सर। अब इसको हम बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्यों? कोई सर प्रोजेक्ट मेगा है वो कैसे पता चलेगा? सर बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी और मैन पावर यूज हुआ है इसलिए। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी और मैन पावर यूज है। ह्यूमन के जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹ तो 3 बिलियन। अगर कोई हाँ। हमसे पूछे कि ह्यूमन की बॉडी में कितने बेस पेयर हैं तो कितने होंगे? ह्यूमन के बॉडी में। हम्म हम नहीं बता सकते हाँ, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ बहुत सेल सारे हैं तो सेल्स बहुत हैं। ज्यादा हो जाएंगे। ह्यूमन की सेल में कितने बेस पेयर होंगे एक सेल में? सर 6 × 10⁶ अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली, क्योंकि जीनोम में आधे होते हैं तो सेल में डबल होंगे, नॉर्मल सेल में, हम्म। सोमेटिक सेल में, है ना। तो यस इससे सर। क्या समझ में आता है कि जिस इंसान को जीनोम की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकता है और वो 3 × 10⁹ बोल सकता है। ठीक है। यस सर। अब जो ये नंबर दिया हो ना, बाकी सारी चीजें कहानियां हैं ये समझाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। ये बोला है कि एक बेस पेयर के ऊपर लगभग हमें 3 US डॉलर लगते हैं, तो टोटल के ऊपर कितना लगेगा? 9 बिलियन डॉलर, 9। यस सर। है ना। ऐसे ही फिर ये बोल रहा है कि अगर हम बुक भरने लग जाएं तो अगर एक पेज के ऊपर 1000 लेटर हैं, एक बुक में 1000 पेज हैं, तो इतनी सारी बुकें भर जाएगी सिर्फ एक सेल की वजह से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक ह्यूमन सेल की इंफॉर्मेशन के लिए इतनी सारी बुकें भर जाएंगी। हमारी बॉडी में यस तो सर। ट्रिलियंस ऑफ सेल है। तो इससे हमें समझ में आया कि बहुत सारा डेटा होगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा डेटा होगा, है ना, बहुत ज्यादा डेटा। उस डेटा को स्टोर भी करना होगा। अब आरबीसी की नेचर को हम समझना चाहते हैं, हर्ट सेल की नेचर को हम समझना चाहते हैं, मसल सेल को देखना चाहते हैं, तो सबका डेटा अलग अलग होगा। यस सर। तो उसके लिए चाहिए हमें बहुत सारा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज सिस्टम, जिससे हम उस डेटा को स्टोर करके एनालिसिस करके रिकवर कर सके, है ना। और उसी की हाँ। वजह से ग्रोथ हुई एक नई स्ट्रीम जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब क्या है? एक ऐसी ब्रांच जो इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, एनालिसिस और उसके बारे में डील करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेटा के बारे में। यस सर। और इसके लिए हमें क्या चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए? सर हाई सेल स्पीड, चाहिए। हाई स्पीड कंप्यूटर और सेल। मतलब हाँ। एक तो डेटा चाहिए, हाँ।
और क्या चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन तो ये सारे काम कर नहीं सकता इतना सारा डेटा का। ये सर। ठीक है। तो अब तक क्या समझ में आया जो हमने यहाँ तक पढ़ा है? सर बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल। सर, जीनोम मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हम कह सकते हैं, मतलब करेक्ट। जितने बेस पर हैं उसका हाफ। हाँ। और डीएनए में सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के। हम्म। सर, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में थोड़े, मतलब 0.1 0.2% चेंजेस होते हैं उनके जीनोम में, बट हाँ। रेस्ट ऑफ द जीन आर सेम। करेक्ट। सर, और एचजीपी से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हम सीख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं जीपी में। हाँ हाँ, यस सर। हाँ। सर, और एचजीपी 1990 में इनिशिएट हुआ था। करेक्ट। वो मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों? सर, बिकॉज $9 बिलियन मनी बहुत ज्यादा यूज हुआ है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है। करेक्ट। तो इतना सर, सारे और डेटा को के प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए हमें? सर, कंप्यूटर चाहिए। हाई कंप्यूटर स्पीड चाहिए। हाई हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस। और उसके लिए एक नई स्ट्रीम बनी, उसका क्या नाम था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। और देखो, कोई भी काम कर रहे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए कि गोल क्या है। जैसे तुम ये क्लास पढ़ रहे हो तो इसका गोल क्या है, पर्पज क्या है ये क्लास लगाने का? सर, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्या होगा? सर, मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे तो क्या होगा? सर, कोई अच्छी जॉब मिलेगी फ्यूचर में। अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होगा? सर, मैं सेटल हो पाऊंगा फैमिली के साथ। सेटल हो जाओगे तो क्या होगा? सर, उसके बाद डेथ होगा हर के। अरे पगले, डेथ तक नहीं जाते। सेटल हो जाएंगे तो सर, एकदम खुशी मिलेंगी, एंजॉय कर पाएंगे अपने प्रोसेस में ना। हाँ, यस सर। तो बात यही है कि ये क्लास हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, हमारे नीट में अच्छे मार्क्स आए, हमें एक कॉलेज मिले, उस कॉलेज से हम अपने लाइफ को, कैरियर को, ग्रोथ को बढ़ाए, अच्छा पैसा कमाए, रिस्पेक्ट कमाए, है ना। यस सर। अब इसका भी एक गोल ही है कि अब जब हम अगर $9 बिलियन लगा ही रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? पहली बात तो हमारी बॉडी में जितने भी जीन है उनकी स्टडी करना। अप्रोक्सीमेटली इतने जीन, आप ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, है ना। यस सर। अब कितने होते हैं एक ह्यूमन डीएनए में जीन? 20,000 टू। 20 to 25 अप्रोक्स, है ना। यस सर। उसके बाद कि जो भी जीन का तो पता चल गया, उस जीन के सीक्वेंस का भी पता होना चाहिए, बेस पेयर की सीक्वेंस में है ना। 3 बिलियन बेस पेयर, उनका सीक्वेंस अगर पता होगा और हमारी बॉडी में डिजीज हुई, सीक्वेंस का गड़बड़ हुआ, तो हम ठीक कर सकते हैं उसको। यस सर। तीसरा कि हमने इतना सारा डेटा निकाल लिया, हमने बोला 3300 बुक सिर्फ एक डीएनए से, है ना। तो यस सर। उसका ये भी है कि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तुम्हें पता है बिलियंस ऑफ रुपीज जो गूगल और फेसबुक लगाते हैं अपने डेटा को स्टोर करने में। आज के टाइम में वो किसी कंट्री की गवर्नमेंट भी चेंज कर सकते हैं, इतने पावरफुल है वो, है ना। यस हर सर। कोई क्या चाहता है? डेटा। तो डेटा का भी तो स्टोर करना है ताकि हम उससे क्या कर पाएंगे? एनालिसिस। अगर एनालिसिस कर लिया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि और बेटर तरीके से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। यस सर। जैसे तुम्हारे पास ये 3300 बुक भर गई एक डीएनए से, है ना। हाँ। तुम देख के एनालिसिस करने लगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
मैं काम करता हूँ, एक कंप्यूटर बना लेता हूँ। कंप्यूटर में चैट जीपीटी में ये डाटा भर दूंगा, वो अपने आप एनालिसिस कर देगा। अब तुम चैट जीपीटी कब बनाओगे? जब तुम्हें उस डेटा का एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ रही है। यस सर। तो इम्प्रूव करेंगे हम टूल कि जिससे डाटा एनालिसिस और अच्छा हो पाए। दूसरी एक और बात, अल्टीमेटली कोई भी काम कर रहे हो उससे पैसा तो कमाना ही है ना। हाँ। $9 बिलियन अगर लगा रहे हैं तो उससे $90 मिलियन कमाने भी होंगे, 10 गुना ज्यादा। तो हम यस सर। ऐसा काम करेंगे कि इंडस्ट्री को आराम से उस पूरी, क्या बोलते हैं, रिसर्च को ट्रांसफर कर पाए। अब हमने, इली लिली कंपनी ने इंसुलिन बना दिया, उस इंसुलिन को कैसे लोगों तक पहुंचाए और पैसा कमाए, ये भी तो एक टास्क है इम्पोर्टेंट। हाँ। और एक आखिरी बात की देखो, जब ये सारे काम करेंगे तो कुछ लीगल इश्यू भी हो सकते हैं। लोग एथिकली बोलेंगे ऐसे रिसर्च करना गलत बात है। कुछ धर्म के लोग, कुछ कास्ट के लोग, कुछ कंट्री के लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो हमें ये भी देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना। जैसे यस सर। आज भी जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ते हैं, जीएम में। बहुत सारे सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो लिखते हैं अपने प्रोडक्ट पे कि ये जीएम क्रॉप से नहीं बना यस सर। है ना। एक बॉडी है जो इंडिया में ये रेगुलेट करती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छे से काम करेगी या नहीं। तो क्या नाम है उस बॉडी का? सर याद नहीं है वो अच्छे से। जीएक, याद है? सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। हाँ। अब वो यही देखती है ना कि अगर तुम, हमने एक प्रोडक्ट तो बना लिया, उस प्रोडक्ट की कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना हो। वही है एलसी। ओके सर। ये क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकते हैं कि बताओ एलसी की फुल फॉर्म क्या है और सिग्निफिकेंस एथिकल। क्या है। सिग्निफिकेंस यही है कि कुछ नुकसान ना कर दे ये प्रोजेक्ट किया हुआ। अब जैसे चाइना ने कर दिया था, कि हो सकता है उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कोरोना वायरस बना दिया हो जो लोगों के लिए हार्मफुल है। ये सोशल इश्यू ही तो है, और एथिकली भी यस गलत सर। है ना। हाँ। तो अब बताओ 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? सर पूरे ह्यूमन डीएनए में जितने जीन्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, पहला पॉइंट। करेक्ट। हम्म। सर सबके सीक्वेंस डिटरमाइन करना, करेक्ट। 3 बिलियन जितने बेस पेयर्स है। हम्म। सर और सबके जो हमने आइडेंटिफाई किया है डाटाबेस में स्टोर करना उनका इंफॉर्मेशन। करेक्ट। सर और एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स इंट्रोड्यूस करना, जैसे ये आपने बोला चैट जीपीटी एक्सेट्रा। हम्म। हाँ। सर और पैसा कमाना इंडस्ट्रीज से। तो सही बात है, इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमा सकते हैं, ट्रांसफर कैसे कर सकते हाँ। हैं। हाँ। सर और और लास्ट? एलसी मतलब एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, ठीक, एड्रेस करना उन्हें, मींस। हाँ। एड्रेस करना चाहिए, वो क्या हो सकता है उसको ठीक कैसे करना। यस सर। अब ये प्रोजेक्ट था कितने ईयर का? 13 ईयर। 13 ईयर का। स्टार्ट कब हुआ था? 1990। तो कब तक चला होगा ये? 2003। एग्जैक्टली। ये तो 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। कौन मेन पार्टनर था इसमें, कौन मेन काम कर रहा था? सर हाई स्पीड यूएस। कंप्यूटर डिवाइसेस। हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस काम कर रहे थे, कौन से कंट्री ने किया था? यूएस ने। यूएस का भी हाँ। एनर्जी डिपार्टमेंट, और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट तो करेगा ही, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो दोनों यस सर। कोऑर्डिनेट काम कर रहे थे कि अच्छा हम पैसा भी लगाएंगे और हम इसको मैनेज भी करेंगे अच्छे से। उसके अलावा कुछ लोग यूके से भी थे जो बोले थे कि हम भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, वेलकम ट्रस्ट। ये सब क्यों कर रहे यस थे? सर। क्योंकि इनको ये था कि जब यूएस इसको डेवलप कर लेगा तो हम भी उनका जो डेटा है वो ले सकते हैं। आज के टाइम में सब कुछ डेटा ही है, सब कुछ। तुम्हें जो लग रहा है ना यस सर।
जैसे लोगों को, जैसे शादी में वो क्या पहनेंगे, कहते हैं ना ट्रेंड बदल रहा है। हाँ सर। जो 10 साल पहले तुम देखते थे कि लोग ये कपड़े पहन रहे हैं, आज के टाइम में क्या सेम कपड़े पहनते हैं शादियों में? नहीं, अब ये ट्रेंड कौन बदल रहा है? लोग खुद बदल रहे हैं अब। लोग बदल रहे हैं, लोग से ज्यादा कंपनियां बदल रही हैं। कंपनियां नए नए ब्रांड लेके ब्रांड अवेयरनेस फैलाती है कि अच्छा तुम पुराने जमाने क्या कर रहे हो, कुछ नया करो, देखो हमारा ये प्रोडक्ट लो, है ना। सभ्यसाची हाँ, उसी की वजह से फेमस हुए। तो ऐसा थोड़ी ना कि हाँ, नॉर्मल कपड़े पहने तो कुछ हो रहा था, नहीं, लेकिन उन्होंने ये माहौल बना दिया कि अगर ये नहीं करोगे तो शादी अधूरी लगेगी, है हाँ, ना। तो पॉइंट यही है कि अब जब यूके को समझ में आया, यूएस को समझ में आया कि इससे इतना पैसा बन सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने पैसा लगाया दे दबा के। और भी बहुत सारे कंट्री थे, जैसे जापान ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, चाइना ने, थोड़ा बहुत औरों ने भी लगाया हुआ, क्योंकि सबको इसकी इंपॉर्टेंस पता थी। तो यूएस और चाइना की नहीं बनती, उसके बाद भी चाइना सपोर्ट कर रहा है, क्यों? उसको पता था कि ये बहुत काम की चीज यस सर। है ना। बाद में फिर 2003 में ये कंप्लीट हो गया, और इसकी जो नॉलेज हमें पता चली, उसकी वजह से हम डिजीज को डायग्नोस भी कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे, उसको ट्रीट भी कर सकते थे, और प्रिवेंट भी कर सकते थे। तो 3 काम कर सकते थे: डिजीज को डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, और डिजीज होने से पहले ही उसको रोक देना। अब वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन ही तो है यस सर। है ना। उसके अलावा स्टडी पर्पज के लिए हम ह्यूमन बायोलॉजी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो इसके क्या यस सर। बेनिफिट है? इसके बेनिफिट है, एक तो हमारा हेल्थ की रक्षा होगा। हमारे एग्रीकल्चर में अगर हम दूसरे जैसे कीड़े मकोड़े देख लें, जो प्लांट के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, उनको आइडेंटिफाई करना ताकि फार्मर की इनकम बढ़े। एनर्जी यस सर। प्रोड्यूस होना, जैसे आज के टाइम में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इथेनॉल से। और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन होना, इसका मतलब कि अगर एनवायरमेंट में कोई पोल्यूशन हो गया तो उसको ठीक कैसे करें, ठीक है। हाँ अब सर। जो ये नॉन ह्यूमन मॉडल है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में भी और नीट में भी, कि कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं। इनके नाम तो पता ही होना चाहिए। कैनोर हैबिटिस एलेगस, एक बिना बीमारी करने वाला निमेटोड है। तो अगर बीमारी कर ही नहीं रहा तो पढ़ क्यों रहे हैं हम? कैनोर हैबिटिस एलेगेंस को सर पढ़ ही क्यों रहे हैं जब वो बीमारी नहीं कर सर उसके जैसे और भी कई डिजीज कॉजिंग निमेटोड्स होंगे, रहा? हाँ। तो हम तो इसके ऊपर स्टडी करके उनसे हम रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब जैसे हमने बर्ड्स के बारे में सीखा कि बर्ड्स कैसे फ्लाई कर रहे हैं, उसी की वजह से तो हमने प्लेन बनाया उसके जैसा, है यस ना। सर। तो उससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं ताकि एक तो उसके कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट आगे भेज सके, और हार्मफुल प्रोडक्ट को प्रिवेंट कर सके, है ना। यस सर। ड्रोसोफिला बहुत पॉपुलर है। कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था? सर मॉर्गन ने काम किया था। एग्जैक्टली, थॉमस हंट मॉर्गन। पीएच मॉर्गन। तो प्लांट में हमने कौन से प्लांट पे काम किया है? राइस के ऊपर, और अरेबिडोप्सिस। अब तुम्हें ये नहीं लगा कि अरेबिडोप्सिस ये है क्या? ऐसा तो नाम हाँ हमने सर। कभी सुना नहीं है ना। हाँ। तो ये भी देख लिया जाए कि क्या है। तो इस क्लास में ये भी, जो हमारे पिछले साल अधूरे सपने रह गए थे ना कि डिजिटल स्क्रीन नहीं थी, अब लग गई क्या? यस सर। वाह, बधाई हो। देखो ये है प्लान, क्लास में दिखाया था इसको। सर नहीं, खाली व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, मतलब वो गूगल पे नहीं दिखाते? सर गूगल में काउंसिल के टीचर्स ही दिखाते हैं।
अच्छा, मतलब उससे ज्यादा तो मैं टैब में ही दिखा देता था। हाँ। हाँ, तो ये प्लांट है रेडोप्सिस। ये बस तुम्हें इतना पता है कि मस्टर्ड की फैमिली से ओके सर। है। मस्टर्ड की फैमिली से, अब क्या है कि थोड़ा सा ये याद रहेगा, वरना ये अरेबिडोप्सिस फिर तुम भूल जाओ एक टाइप से। ये एक मॉडल प्लांट क्यों है? क्योंकि छोटा साइज है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है ना। पूरा सीक्वेंस के बारे में हमें इसके बारे में पता है। अब ये जब चीजें देखते हो, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कुछ ड्रोसोफिला से मैच हो रहा हाँ। है? ड्रोसोफिला भी छोटे साइज का है, लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो आसानी से हम समझ सकते हैं। उसके भी सीक्वेंस के बारे में हमें पता है। काफी हद तक उसके ये। जैसा नहीं लग रहा है ना? हाँ सर। अब तुम नेक्स्ट टाइम जब भी ड्रोसोफिला के बारे में बात करोगे तो अरेबिडोप्सिस को अरेबिक्स। ध्यान में रखना है। तो इससे जो मैंने यस। ये पिंक कलर किया, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। यस सर। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें उतना डाउट नहीं रहा होगा जितना मैथडोलॉजी में रहा हाँ सर। है ना। मैथडोलॉजी में तुम्हें ज्यादा दिक्कतें आई होंगी। सर ये तो तुम्हें एक्चुअली मैंने, हाँ सर इधर से मैंने नहीं पढ़ा मेथडोलॉजी से, अच्छा। समझ में नहीं हाँ आया इसलिए। हाँ, पहले तो जो मैंने ये लास्ट हमने पैराग्राफ किया, इसकी समरी बना दो जल्दी से। सर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था। हम्म। 1990 से 2003 तक चला। करेक्ट। क्या सब कुछ कंप्लीट हो गया था 2003 तक? सर नहीं, मुझे जितना आइडिया है 2006 में भी कुछ आया था। एग्जैक्टली। एंड एक्चुअली 2006 में हुआ था, बट वो छोटी मोटी चीजें रह गई थी। मेजोरिटी काम 13 सालों में हो गया था वो। एस्टिमेशन था 13 साल का, 16 साल लग गए थे टोटल। ओके सर। आगे बताओ। सर और यूएस के एनर्जी डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में रोल था एचजीपी में। हम्म। सर यूके के वेलकम ट्रस्ट ने भी हेल्प किया था, और डिफरेंट हाँ कंट्रीज लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना ने भी हेल्प किया था इसमें। करेक्ट। अब इससे में भी सर। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन से कंट्री का रोल नहीं था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अब वो दे देंगे क्या बोलते हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान, एंड मे बी तुम कोई भी नाइजीरिया लगा लो। अब नाइजीरिया बेचारा गरीब सा कंट्री है, कहाँ से हेल्प करेगा? हाँ। पैसा ही इतना लग ये रहा है सर। ना। हाँ। तो वो लॉजिकली भी निकल सकता है, लेकिन हमें उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्री का था। आगे। ये सर। सर और एचजीपी के नॉलेज से हम कोई भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसे ट्रीट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं अभी अभी के टाइम। करेक्ट। और 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 क्या? एचजीपी में हमने ह्यूमन के ऊपर रिसर्च किया था और नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे भी रिसर्च किया था। हाँ, उसकी क्या बेनिफिट है रिसर्च रिसर्च करने के? सर हेल्थ हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ, और एग्रीकल्चर हाँ सेक्टर में भी इम्प्रूव हुआ। हाँ, तो प्रोडक्शन बढ़ा। एनर्जी और प्रोडक्शन, इथेनॉल हाँ एग्जाम्पल था। हाँ, और एनवायरनमेंट के बेनिफिट में भी हमने कुछ रिसर्चेस किए हैं। करेक्ट। और एनवायरमेंटल रिमेडिएशन का मतलब ये है कि मान लो एक जहाज जा रहा था, शिप, ठीक है। यस। अब वो रास्ते में ही डूब गया और उसमें थे बहुत सारा तेल। वो तेल भी लीक हो गया। अब इसकी वजह से तो सोचो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी तो डेथ हो सकती है उस एरिया में आसपास, हाँ सर। जहां तक वो फैलेगा, है ना। हाँ। और इसमें जो बहुत सारे फिशरमैन लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिनकी इकोनॉमी, तो उनका तो मतलब रहना ही खतरे में आ जाएगा। यस सर। तो हजारों लोगों की लाइफ उसके साथ लिंक्ड है ना। तो इसलिए हाँ। ऐसी चीजों का करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉल्यूशन हो रहा है, मान लो एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से सभी का ही नुकसान हो रहा है। हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने में जो हम स्टेप लेते हैं उसी को बोलते हैं बायो एनवायरमेंटल रिमेडिएशन। यस सर। और बताओ। सर नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट और हम्म,
ये कैनोर हैबिटिस एलिगेंस, कैनर, बताना है, ये हाँ, बोलना है नाम। कैनर हैबिटिस एलिगेंस या हाँ। फ्री लिविंग निमेटोड, उसके ऊपर भी निमेटोड हमने क्या होता रिसर्च है? किया। सर निमेटोड मीन्स सर एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होता। हाँ। निमेटोड एस्केल्मेंथ को बोलते हैं, हाँ। जिसमें राउंड वर्म आते हैं, है ना। ये तो सर। जो कीड़े हमारे पेट में रहते हैं, कई बार हमारी बॉडी में रहते हैं, वर्म्स, वो है ये, वर्म है। ओके सर। ठीक है? तो याद रखना ये क्या है, निमेटोड का मतलब वर्म है, एस्केलमेंट। कीड़े। हाँ। आगे बात करते हैं मेथडोलॉजी की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने शुरू तो कर लिया, किया कैसे, मेथड क्या था। क्योंकि अब ये बताओ मुझे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। सर जीन के ऊपर रिसर्च करना है। जिनके ऊपर रिसर्च करना है, उस रिसर्च करने के बाद क्या करना सर है, रिसर्च करने डीएनए के या बाद, फिर जीन का सीक्वेंस पता करना हाँ। है ना। डीएनए का क्या हाँ। सीक्वेंस है, जीन का क्या सीक्वेंस है। तो अल्टीमेटली गोल यही है कि सेल की स्टडी करनी है, सेल के अंदर क्रोमोजोम की, और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए या जीन के सीक्वेंस का पता करना है। उस सीक्वेंस को पता करने के दो मेथड है। मेथडोलॉजी मतलब मेथड कौन कौन से हैं कि जिससे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझ पाए। तो हमारे पास दो मेजर अप्रोच है। एक है कि हम उन जीन की स्टडी करें जो काम के हैं, क्योंकि सारे जीन तो काम के हैं नहीं, यस सर। है ना। और इसमें नीट में खूब क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेस्ट, मतलब वो जीन जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यस सर। ठीक है। दूसरी अप्रोच है ब्लाइंड अप्रोच की, सबकी स्टडी कर लो। अब सोचो, मान लो तुम्हें इंडियन लोगों के ऊपर स्टडी करनी है कि इंडियन लोग कैसे हैं। एक तो ये अप्रोच है कि हर सिटी से, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर मतलब अमीर गरीब टाइप के लोग ले लो, हर कैटेगरी से दो दो चार चार, और दो चार लोग, लाख लोगों की स्टडी कर लो, तो एक आइडिया लग जाएगा। ये तो यस है सर। स्मार्ट स्ट्रेटेजी की काम की चीज, मेन में। और दूसरा बोलो कि यार इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, उन सबकी स्टडी कर लो, पॉसिबल ही नहीं है ना प्रैक्टिकली। यस सर। तो सेम काम है यहाँ पे कि हमें स्टडी करना है मेथड। एक तो है जो काम के हैं, जो आरएनए बनाने, प्रोटीन बनाएंगे, काम के होंगे डीएनए। दूसरे डीएनए जो हमें नहीं पता उनका काम क्या है। क्योंकि अगर नेक्स्ट पेज तुम देखोगे, ये चीज लिखी हुई है इन्होंने कि 50% से भी ज्यादा जीन के बारे में तो हमें पता भी नहीं है कि उसका काम क्या है, उनका फंक्शन पता ही नहीं है। और हमारे जीनोम का सिर्फ 2% ही हिस्सा है जो एक्चुअली प्रोटीन बनाता है। इमेजिन, जस्ट 2%, लेस देन 2%। यस सर। मतलब अगर तुम्हारे पास टोटल 100 डीएनए है, तो सिर्फ दो ही है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, 98 से ज्यादा तो काम ही नहीं कर रहे, मतलब प्रोटीन नहीं बना यस सर। रहे, है ना। तो इसलिए पहले वाली अप्रोच ज्यादा बेटर है। दूसरी अप्रोच है ब्लाइंड अप्रोच, मतलब उसमें हम कुछ स्पेशल चीज का ध्यान नहीं दे रहे, हम पूरे सेट को ही सीक्वेंस कर रहे हैं, हर एक डीएनए को सीक्वेंस कर रहे हैं, चाहे वो कोड करता हो किसी चीज के लिए या ना करता हो। ओके समझ गए? सर। तो एक है सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसमें हम उन डीएनए की स्टडी करते हैं, उन जीन की स्टडी करते हैं जो आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, काम करते हैं कुछ ना कुछ। उसको बोलते हैं ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ऐसे टैग जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस करें। दूसरा है कि ब्लाइंड अप्रोच, सब कुछ स्टडी कर लो, जो कोडिंग है वो भी, जो काम नहीं करता वो भी। और बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा,
तो फिर असाइन करो डिफरेंट रीजन को, कि उनका फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक चीज, उसको बोलते हैं सीक्वेंस अनोटेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही यस टर्म सर। बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो काम कर रहे हैं, सीक्वेंस अनोटेशन मतलब सब कुछ, ओके सर। है ना। अब इसमें क्या प्रोसेस है, अब तुम बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अगर बायोटेक नहीं आता तो ये भी समझ में नहीं आ सकता। हाँ सर। आगे की कहानी बायोटेक वाली है। जैसे तुमने एक सारा डीएनए लिया सेल से, उसके फ्रेगमेंट बनाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, नॉर्मली स्मॉल साइज के बनाए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके, है ना। फिर क्लोनिंग की, उसको सुटेबल होस्ट में डाला और फिर वेक्टर के अंदर डाला, सारी चीजें की, है ना। यस सर। जब क्लोनिंग करेंगे तो क्लोनिंग की वजह से बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी डीएनए की, और कॉपी बनाने के बाद उनका सीक्वेंस कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए होते हैं हमें होस्ट, है ना। अब जैसे वेक्टर को डाल रहे थे हम, क्लोनिंग वेक्टर को, चाहे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड हो बैक्टीरियोफाज हो, इन दोनों के लिए हमें होस्ट तो चाहिए ना। ये वायरस रहेगा कहाँ पे, अकेला तो सरवाइव कर यस। नहीं सकता वायरस। हाँ सर। कोई तो लिविंग टिश्यू चाहिए उसको, तो वो बैक्टीरिया के अंदर सरवाइव करेगा। तो बैक्टीरियोफाज का होस्ट कौन हुआ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। प्लाज्मिड का होस्ट कौन हुआ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो यही बात बोल रहा है कि देखो, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे ना और रिसर्च करेंगे, क्लोनिंग करनी पड़ेगी, कि सेल ली, सेल का डीएनए निकाला, डीएनए को सीक्वेंस करा, उसके लिए हमें होस्ट चाहिए। तो नॉर्मली या तो वो बैक्टीरिया होता है या फिर ईस्ट होती है ना। और उसमें वेक्टर की भी जरूरत होती है। तो वेक्टर के नाम क्या क्या है। जो बैक्टीरिया के लिए हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया उसका नाम है बैक, और ईस्ट वाला जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया है वो है ये। एक। अब बताओ यहाँ पे तुमने क्या समझा मेथोडोलॉजी। सर मेथड्स एक्चुअली दो दो टाइप के अप्रोचेस हैं। हम्म। पहले में जो जीन सिर्फ आरएनए बनाते हैं उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उसे ईएसटी कहते हैं। हम्म। सेकंड, हम सारे जीनोम्स को कंसिडर करते हम्म। हैं, जो कोड करते हो या ना करते हो, ठीक है। उसे हम सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। हाँ। सर, और सीक्वेंसिंग करने के लिए हम डीएनए निकालते हैं सेल से, और हम्म। फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, क्लोन करते हैं होस्ट हम्म। में। सर, कॉमन हम्म। होस्ट हैं हमारे बैक्टीरिया और यीस्ट। हम्म। सर, और वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया में, तो वो होते हैं बीएसी, और जो ईस्ट में यूज हम्म। करते हैं वो वाईएसी। हम्म। सर और बस। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है। सर, सीक्वेंस एनोटेशन मतलब जितने जितने सारे जीन्स है, सारे पे हम सभी को हम कंसिडर करते हैं, जो कोड हम्म। करते हो या ना करते हो प्रोटीन के लिए। बिल्कुल। और पहले तो हम ब्लाइंड अप्रोच से सबकी स्टडी करते हैं, बाद में हमारे काम की कौन सी चीज है उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, और फिर हाँ। उसको, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम चीजों को यूज करते हैं कि जो हमारे काम की है। इसमें लिखा हुआ है ना, लेटर, बाद में। बाद में हम क्या करते हैं, जब हमने ब्लाइंड अप्रोच कर ली, उसके बाद जो डिफरेंट रीजन है ना सीक्वेंस के, जिसके कोई खास फंक्शन होते हैं, यस सर। उसको हम असाइन करते हैं कि अच्छा इसका काम ये होगा। मान लो हमने 10 जीन देखे, 10 में से 2 जीन हैं जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो हमने क्या कर दिया है, उनका फंक्शन आइडेंटिफाई करके उसकी सीक्वेंसिंग कर दी, कि 2 का ये काम है, 98 का हमें नहीं पता। समझ गए। यस सर। वो है सीक्वेंस एनोटेशन। और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। सर, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में जो जीनोम आरएनए बनाते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। करेक्ट। जो जीनोम आरएनए बनाते हैं, जो जीन, उसको हम कंसिडर करते हैं। अब एक आखिरी पार्ट आ गए, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें डाउट आ सकता है, उसके अलावा पूरे टॉपिक में तुम्हें कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा। शायद यहाँ पे भी यस थोड़ा सर। सा आया होगा ना।
ये क्या था। हाँ सर। ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि जो फ्रेगमेंट है डीएनए के, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया और बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट बना दिए। अब उस डीएनए के फ्रेगमेंट को हमें सीक्वेंस करना है ना। ये सर। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं उसका नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है। ये सर। डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसका नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। नाम से पता चलता है कि ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली काम करेगी और डीएनए का सीक्वेंसिंग करेगी। अब ये जो मशीन है वो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो किसने डिजाइन किया था सब कुछ। फ्रेडरिक सैंगर फ्रेडरिक ने। सेंगर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंसान। तो कोई पूछे फ्रेडरिक सैंगर ने क्या किया था। फ्रेडरिक सैंगर ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी कर सकती है, अच्छे से सीक्वेंसिंग कर सकती है डीएनए को, है ना। ये सर। और क्या काम किया था। यही वो इंसान है सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, जिसने डेवलप किया था कि एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है। प्रोटीन के अंदर मान लो एक प्रोटीन है इंसुलिन। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं। सर 58। 51। हाँ सर। 51 ना। हाँ तो ये सर। मान लो कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, उसमें 51 अमाइनो एसिड है। अभी 51 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, इस बात के बारे में किसने बताया था। फ्रेडरिक सेंगर। हाँ। एक जीनोम के अंदर डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा, इस बात के बारे में किसने बताया था। फ्रेडरिक सेंगर। बस समझ गए? ये सर। उसके बाद जब उसने सीक्वेंस निकाले, जैसे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए होंगे, उसमें से उसने सीक्वेंस निकाल लिया। अब वो सीक्वेंस निकालने के बाद उसने क्या किया, उसने सीक्वेंस को अरेंज किया। किस बेस पे, ओवरलैपिंग रीजन के बेस पे। ये वर्ड भी तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा ना, ये सर। कि ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है। कुछ आइडिया इसके बारे हाँ। में, व्हाट इज ओवरलैपिंग रीजन। नो सर। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है सिंपल इंग्लिश में। सर क्रॉस करना मीन्स एक रीजन और एक के ऊपर क्रॉस हो गया है। हाँ। तो मतलब वो ओवरलैप करने का मतलब मिक्स हो गया है कुछ मटेरियल, है ना। ये सर। तो सेम ही चीज है यहाँ, कि ओवरलैपिंग रीजन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा जीन सेम ही सीक्वेंस को शेयर कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अब मान लो एक रूम है जिसमें तीन लोग रहते हैं, तो तीनों लोग अ, उस घर में किचन को शेयर कर रहे हैं। तो किचन क्या हुआ, ओवरलैपिंग रीजन हुआ। ये सर। समझ गए। तो हाँ सर। ओवरलैपिंग रीजन जो इंग्लिश में लगता है सेम ही काम है, कि वो रीजन है डीएनए का जिसमें दो या दो से ज्यादा जीन सेम सीक्वेंस कैरी करते हैं। समझे। दो या दो से ज्यादा जीन सेम सीक्वेंस कैरी करते हैं। ठीक है। जब ये सर। हमारा ये क्लियर हो गया कि ये ओवरलैपिंग रीजन हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे बहुत सारे जीन सेम चीजों को शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस ही चाहिए, है ना। ये तो सर। हमने क्या की, सीक्वेंसिंग की। देखा कि हमारे पास 20,000 जीन है, 20,000 जीन में से ओवरलैपिंग रीजन कौन से हैं जो शेयर हो रहे हैं, क्योंकि वो कॉमन पार्ट भी होंगे। अब ये इस सर। बात को समझना इतना आसान तो है नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर, प्रोग्राम। है ना। और ये सर। जब सीक्वेंस का हमें आइडिया लग जाएगा, कंप्यूटर मतलब क्या, हम एक जीन को स्टडी करेंगे, उसका डाटा कंप्यूटर में डाल देंगे। हर जीन के डेटा को हम कंप्यूटर में डाल देंगे। फिर ये हम सर। एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि देखो कौन सा जीन में सब चीज कॉमन है।
समझ गए? यस सर। बस इतनी ही बात है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट जो मतलब तुम्हें कंफ्यूजिंग लगा? आगे की कहानियां हम पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ में आया कि देखो डीएनए की सीक्वेंस हमें करनी है। हाँ उसके सर। लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जीन कौन सा कॉमन सेगमेंट शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। उस ओवरलैपिंग रीजन के बारे में जब हमें पता चल जाता है तो सीक्वेंसिंग करना आसान है। करना पड़ेगा कंप्यूटर का यूज करके। यस सर। ठीक है, आगे की तो कहानियां ही है जैसे, लेकिन ये कहानियां इंपॉर्टेंट है। क्रोमोजोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो कब कंप्लीट हुई थी? मई 2006 में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा ओके सर। कि ये कंप्लीट स्टडी कब तक फिनिश हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की? 2006। 2006 में। ठीक है। सर। हाँ। सर तो क्रोमोसोम 1 मतलब क्या होता है? देखो जैसे क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम ओके सर। है ना? हमारे सेल में हाँ सर। 46 क्रोमोसोम है। उनकी उन 46 क्रोमोसोम की भी तो नंबरिंग करनी है हमें। हाँ सर। तो उसमें ऐसे तो क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 और 23 तक रहेंगे, और 23 पेयर बनेंगे। लेकिन 22 पेयर तो नॉर्मल होंगे ऑटोजोम वाले, यस सर। और 23rd में एक्स और वाई अलग हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास ये 22 ऑटोजोम्स के पेयर है ना, तो ये यस क्या सर। होंगे? एक ऐसे 18 क्रोमोसोम का भी पेयर होगा, क्रोमोसोम 1 का भी एक पेयर होगा। ओके सर। तो ऑटोजोम जो 22 पेयर है उनकी नंबरिंग की हुई है। हम्म। इसका मतलब क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 10 दोनों अलग दिखते होंगे, साइज भी अलग हो सकता है ना? उसके अंदर यस सर। जो जीन्स है उनका नंबर भी अलग हो सकता है। मेक सेंस? जब हमने ये सारा काम कर लिया, क्रोमोसोम 1 लास्ट क्रोमोसोम था जिसकी हमने स्टडी। और भी चैलेंज आए हमारे पास। क्या क्या चैलेंज थे? कि असाइन करना जेनेटिक और फिजिकल मैप ऑफ इंडिजिनम, कि सारे जीन तो हमने स्टडी कर लिए, ये जीन 1 है, 2 है, 3rd है, 20,000 है, 25,000 हमने निकाल लिए सारे। अब इनका सीक्वेंस क्या होगा ये भी तो बताना है हमें। यस सर। समझ रहे हो? हाँ सर। इनका सीक्वेंस क्या होगा ये बताना भी मुश्किल था। उसके लिए हमने क्या यूज किया, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन साइट। और जो तुम पढ़ते हो कि कितना डीएनए का मटेरियल बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, है ना? यस सर। और उसी को बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट। ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसमें पढ़ते हैं। मतलब अ, उसकी मैपिंग करनी है हम। जैसे तुम नेक्स्ट टॉपिक में देखो, ये एक क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम 7, क्रोमोजोम 2 16 कितने तक होते हैं? 22 तक। ओके सर। ठीक है, 22 तक क्रोमोजोम होते हैं। 23rd क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं, यस सर। कि नाम अलग करती है। तो ऑटोजोम में 22 तक नाम नहीं होती, ये 3 क्रोमोजोम दिए हैं। अब सोचो, क्रोमोजोम 7 का साइज अलग है, 2 का साइज अलग है, और 16 का अलग है ना? यस सर। तो ये इनकी पोजिशनिंग ही तो की है हमने जीन की, कि मान लो ये जीन 1 है, 2 है, 3 है, ये किस सीक्वेंस में रखे जाएंगे। हाँ। उस बात को हमें समझना पड़ेगा, रिकॉग्निशन साइट का यूज करके, रिपीटेटिव डीएनए को बार बार चेक करके। मेक सेंस? अब यस मान सर। लो ये दो इंसान है, दो इंसान का हमें डीएनए मिला, क्या ये दोनों इंसान सेम दिखते हैं? नो सर। नहीं दिखते। कैसे पता चला? क्रोमोसोम 2 तो दोनों का सेम है, देखो ये तो एकदम डिट्टो सेम है। लेकिन क्रोमोसोम हाँ। 7 और 16 अलग अलग दिखते हैं। अलग है। अलग भी कैसे हैं? बस उनका नंबर ही, जीन का नंबर अलग है, हाँ। सीक्वेंस। समझ? यस सर। ओके। तो यही चीज का यूज करके हम ये समझ जाते हैं कि उनकी मैपिंग कैसे करनी है। अब मुझे जल्दी से ये टॉपिक बता दो।
कहाँ से किया था? हाँ, इस सर पैराग्राफ में हाँ हमने क्या पढ़ा? सर, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सीक्वेंस करना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है। उसके लिए हाँ। हमें एक मशीन चाहिए, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। हाँ, किसने डेवलप किया था ये सर फ्रेडरिक मेथड? सैंगर ने। फ्रेडरिक सेंगर ने। और क्या किया था फ्रेडरिक सेंगर ने? सर और प्रोटीन एमिनो एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस कैसे होते हैं, उन्होंने वो भी हम्म। डिस्कवर किया था। ठीक है। सर और और अ, सर और ओवरलैपिंग हाँ रीजन का उन कॉन्सेप्ट बताओ। सर क्या सर? ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है? सर ओवरलैपिंग रीजन मतलब दो या दो से ज्यादा रीजन जिसमें अ, एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो। हम्म। मतलब क्या होता है कि सर जब डीएनए के बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं ना, लाखों में, तो उनके कुछ कॉमन पार्ट होते हैं जो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। वही है ओवरलैपिंग रीजन। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि मल्टीपल जीन या मल्टीपल सीक्वेंस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ये सर है ना? सोचो। ओवरलैपिंग हाँ। ओवरलैपिंग सर ओवरलैपिंग रीजन मतलब दो या दो से ज्यादा रीजन जिसमें हम कॉमन चीजें कॉमन शेयर पार्ट होती शेयर करते हो। हैं। हाँ। यस अब मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारे लगते ही दो घर और होंगे जिनके साथ दीवारें शेयर होती होंगी, वॉल्स। हाँ। है ना? क्योंकि यस सर। अब वो तुम्हारी उनके साथ कॉमन वॉल है, तो हम उनको असाइन कर सकते हैं कि वो तुम्हारे नेबर है। अगर नेबर होंगे तो हम ये भी असाइन कर सकते हैं कि तुम्हारा उनके साथ कैसा रिलेशन है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है ना, तीन ही हो सकते हैं। यस सर। ऐसे ही हम डीएनए कि दो डीएनए का अगर कॉमन रीजन शेयर हो रहा है तो कुछ तो सिमिलैरिटी होंगी, कुछ डिफरेंस होंगे, वही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेक सेंस? यस सर। आगे बताओ। सर और ओवरलैपिंग रीजन्स को हम सीक्वेंस करते हैं। हम्म। सर उसके लिए हम कंप्यूटर यूज करते हैं। हम्म। अ, सर और क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस 2006 में कंप्लीट हुआ था, कौन से मंथ में? मई में। मैं 2006 में। और क्या क्या चैलेंज आए थे हमें? सर और सर assigning the genetic and physical map of genome वो एक चैलेंज था। बिल्कुल। अब वो क्या मतलब होता है कि जीन का सीक्वेंस क्या होगा, और वो मतलब पहला दूसरा 10th जीन कैसे रखा जाएगा, उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। है ना? यस सर। हाँ, आगे बताओ फिर कैसे सोल्व हुआ? सर सर ये समझ में नहीं आया नीचे। चलो, बस यही चीजें तुम्हें करनी है कि जो चीज समझ में ना आए तो बेझिझक पूछ लो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो प्लीज दोबारा बता दो। यस सर। हम ये बोल रहे हैं कि जब हमें ये बताना था कि एक जीन जेनेटिकली उसका क्या सीक्वेंस है और फिजिकली वो एक जीनोम में कहाँ रखा हुआ है। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में जीन की पोजीशन क्या होगी, पहला जीन, दूसरा जीन, तीसरा जीन कैसे रहेंगे, वो है उसका फिजिकल मैप एंड जेनेटिक मैप, राइट? यस सर। इस टास्क को हमने कैसे सॉल्व किया? हमने पॉलीमॉर्फिज्म को देखा कि जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम देखते हैं, है ना? वो रेस्ट्रिक्शन यस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं? एक खास स्पेशल जगह पे कट करते हैं जीन को, राइट, डीएनए को। यस यस सर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करते हैं। अब जब वो एंजाइम का यूज करेंगे और स्पेसिफिक साइट पे कट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि इस जगह से कट किया है और उसका इम्पैक्ट ये हुआ। यस सर। है ना? और उस जो हमें सीक्वेंस मिला काटने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके पीसीआर में ये भी देख सकते हैं उसका रोल क्या था। तो उसका फंक्शन भी हमें पता चल गया कि हमने कट किया, पीसीआर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसका हमने काम देख लिया।
ये तो फंक्शन पता चल गया। हाँ सर। और इसके थ्रू हमें सीक्वेंस भी तो पता चल गया कि कौन से सीक्वेंस में कट हो रहा है। हाँ। समझ गए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। हाँ। तो ये कहानी ये है कि मैपिंग, जो जीन के अंदर मैपिंग को हम कैसे पहचाने, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे। वो एक खास जगह से कट करेगा रिकॉग्निशन साइट को। उसके बाद जो पार्ट कट होगा उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे और उसका काम देख लेंगे। तो हमें उसका काम भी पता चल गया और किस जगह से कट हुआ था उसका भी आइडिया लग गया। यस सर। आप जैसे एक एग्जांपल लो कि मैं एक जगह से एक बच्चे को लेके आऊं, ओके। तो वो बच्चा कैसे बिहेव करता है मुझे उसका बिहेवियर भी पता चल जाता है। और बिहेवियर पैटर्न से मुझे ये भी पता चल जाता है कि वो कौन से स्टेट या कौन से डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, उसके लैंग्वेज यस से, सर। उसके रहने सहने के बिहेवियर से, है ना। लोकेशन का भी तो हाँ आइडिया हो सर। जाएगा। बस वही चीज हाँ। पता चल गई। कोई डाउट? नो सर। लास्ट वाला पार्ट तो मतलब बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। पहला, कि हमारे जीनोम में 3 बिलियन से भी ज्यादा बेस पेयर है। 3 बिलियन, यस सर। है ना। 3.164 हो जाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन 3 बिलियन के आसपास। ऑन एन एवरेज एक जीन में कितने बेस होते हैं? 3000 एक बेस। जीन में 3,000 बेस एवरेज। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर जीन में 3,000 ही होंगे। हाँ। ऐसा भी जीन हो सकता है जैसे ये है डिस्ट्रोफिन जीन। इसके एक ही जीन में 24 लाख बेस है। ये सबसे बड़ा जीन है। यस सर। तो कोई पूछेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर लार्जेस्ट जीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन। और डिस्ट्रोफिन के अंदर कितने बेस होंगे? 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन, 24 लाख। यस। तीसरी बात ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ जो जीन एस्टिमेटेड है वो 30,000 के आसपास है। याद रखना हमने यहाँ पे 20 to 25,000 वो किया था, कि अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 है ना। हाँ। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीन अप्रोक्सीमेटली 30,000 है, तो दोनों ही नंबर सही है, अप्रोक्सीमेटली निकाले हम। एग्जैक्ट नहीं बता पाए कि टोटल एग्जैक्ट नंबर ये। यस सर। तो तुम बोल सकते हो कि 20,000 से लेकर 30,000 की रेंज के आसपास हमारे नंबर ऑफ जीन है। ठीक। ट्वेंटी टू यस सर। थर्टी जो कि बहुत कम है। हमने एस्टिमेट किया किया था भाई कितने हो सकते हैं। हमने एस्टिमेट किया था कि लगभग 80,000 से लेके 1,40,000 तक जीन हो सकते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन मिले बहुत कम, है ना। हाँ सर। जैसे हमें उम्मीद होती है ना कि हम कोई काम करेंगे तो इतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, अंधा पैसा होगा। होता है ना, कई बार हम बैठ के बिजनेस प्लान करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा हाँ कमाएंगे। सर। लेकिन रियलिटी में अलग चीज होती है ना, सेम। हाँ। आगे ये बोल रहा है कि देखो, जो हमने 30,000 जीन एस्टिमेट किए मिले हमें, उनमें से 99.9% का जो बेसिस है वो क्या होंगे? सभी के अंदर सेम होंगे, तभी तो सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं। यस सर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि दो इंसान अलग दिखते हैं तो 0.01 का ही डिफरेंस होगा उनमें मैक्सिमम, है ना। यस सर। तो क्यों? क्योंकि 99.9% चीजें तो सेम ही दिख रही है सारे इंसान में, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। उसके बाद कि जितने जीन हमने डिस्कवर किए हैं 50% का तो हमें अता पता ही नहीं है कि काम क्या करते हैं। यस सर। सिर्फ 2% ऐसे जीन हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन बना पा रहे हैं, मतलब जो मेन काम कर रहे हैं असली। वो होते हैं ना घरों में, हम अपने घरों में देखते हैं कि बड़े शहरों में तो नहीं दिखते लेकिन छोटे गांव में तुम्हें मिल जाएंगे कि एक इंसान काम कर रहा होगा, 10 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो वो एक इंसान तो हाँ। प्रोटीन बना रहा है, दूसरे प्रोटीन नहीं बना रहे, बस प्रोटीन खा रहे हैं। समझ गए? यस सर। उसके बाद ये बोला है कि सीक्वेंस रिपीट बहुत ज्यादा होता है। सीक्वेंस रिपीट बहुत ज्यादा होता है, वही सबसे मेन पार्ट है जो रिपीटेशन है। जब हमने माइक्रो सैटेलाइट बोला था ना, माइक्रो मिनी सैटेलाइट,
उनका मतलब ये होता है कि सेम ही चीज बार बार रिपीट होने वाली, वो ज्यादा यस सर। है ना। और कितने बार रिपीट हो जाती है, कई बार तो हजारों टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट हो जाती है। और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका काम कुछ नहीं है। जो यस रिपीट सर। होते हैं वो काम कम करते हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट है उनका। क्या इम्पैक्ट? उसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम काम कैसे करेगा, क्रोमोसोम इवोल्व कैसे होगा, उस पर फर्क पड़ता है। यस सर। इवोल्यूशन का भी फर्क पड़ता है इस बात पे कि रिपीटेटिव सीक्वेंस कितने हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, वो भी रिपीटेटिव सीक्वेंस। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। नहीं सर। अभी लगा कि था ही कुछ नहीं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हाँ, हाँ सर। है ना। इसलिए तुम नोटिस करोगे कि सारे टॉपिक में हम खुद से कितने बार पढ़ ले, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ पाती जब तक टीचर ना पढ़ाए। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कौन सी क्लास होगी वो हम एक बार प्लान कर लेंगे। और ओके सर। मैं नॉर्मली जिसकी भी क्लास लेता हूँ, जैसे नीट जेई बैच भी ले रहा हूँ, ये मेक श्योर करता हूँ कि जितना पढ़ाया जाएगा वो मुझे पहले शेयर करना है कि सर मैंने इतना कर लिया है, ये देख, तभी नेक्स्ट यस सर। क्लास होगी। समझे? हाँ तो सर। मुझे आज रात तक लिख के भेजना इसके नोट्स, और फिर उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक। ओके सर। ओके देन, बाय, करो एंजॉय।